अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ योर प्रेपरेशन पेपर जिसको आपने अपने पेपर के लिए रेडी करना है। मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड दिस। जिसके पास ये नहीं होगा काइंडली जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे गुजारिश है कि ये अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड के पेपर में क्या होगा और कैसे वो आ सकता है पेपर। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद गूगल फॉर्म्स। जैसा कि हमने वहाँ पर एक टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट किया था और काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने उसके अंदर अच्छा परफॉर्म किया था। सो यू ऑलरेडी नो हाउ गूगल फॉर्म्स वर्क। आपका जो पेपर होने जा रहा है दैट विल ऑल्सो बी कंडक्टेड ऑन गूगल फॉर्म्स। ओके, टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें से 35 मार्क्स के MCQs होंगे और आपका जो रिज़ल्ट होगा वो मोस्ट प्रोबेबली उसी टाइम आपके सामने आ जाएगा जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो। ओके, और 35 मार्क्स की डिवीजन तो MCQs में है, बट व्हाट अबाउट अदर 15 मार्क्स? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट कि 15 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। वाइवा कहाँ से होगा? वो अगर आप ये लेक्चर अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे तो वाइवा आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं रहेगी। ओके, और मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप पीछे वाले लेक्चर्स जो हुए हैं वो भी जाके देखो तो ही आपके फुल मार्क्स आएंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, या तो तभी आप आउट परफॉर्म कर पाओगे क्लास में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसी लेक्चर को बहुत अच्छे से सुन लोगे तो आप काफ़ी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट। ये MCQ दो किस्म के होते हैं जी हमारे पास। एक होते हैं हमारे पास रटा बेस्ड या यू कैन से मेमोरी बेस्ड। ओके, दूसरे होते हैं थोड़े से कॉन्सेप्चुअल जिसमें कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ता है, और पहले होते हैं जिनमें कॉन्सेप्ट आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ता है। तो ये आई थिंक 90 के करीब MCQs हैं, मोस्ट प्रोबेबली 100 होंगे। जी हाँ, 100 MCQs हैं। इन 100 में से कुछ परसेंटेज होगी, ज़्यादा परसेंटेज मेमोरी बेस्ड की होगी, ठीक है, और कुछ परसेंटेज होगी जो आपके कॉन्सेप्ट बेस होंगे। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट। पहला MCQ है, कहता है द टेंजिबल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन टच एंड फील आर कॉल्ड वेरी इजी। ये कह रहा है कि कंप्यूटर के वो हिस्से जिनको आप टच या फिजिकली फील या टच कर सकते हो उसको आप क्या कहते हो? उसको हम कहते हैं हार्डवेयर। ओके जी, अच्छा, उसको हम कहते हैं हार्डवेयर। इजी। ऑल डिवाइसेस दैट कैन सेंड डेटा इनटू द कंप्यूटर, वो तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर डेटा सेंड कर सकती हैं, आउटपुट में नहीं होती हूँ क्योंकि कंप्यूटर से डेटा आउटपुट बाहर निकलता है। आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस से तो डेटा स्टोर होता है, तो इनपुट डिवाइसेस का आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट अप वी आर हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस के जरिए डेटा इनपुट होता है, कीबोर्ड से इनपुट होता है। माउस से कौन सा डेटा इनपुट होता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि वाइवा में इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। माउस बेसिकली पॉइंटर को कंट्रोल करता है। ये जो आप स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ये जो एरो है इसको पॉइंटर कहते हैं। ओके जी, माउस इसकी पोजीशनिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। कीबोर्ड किस तरह का डेटा एंटर करने के काम आता है? टेक्सचुअल। स्पीकर तो है एक आउटपुट डिवाइस, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर स्पीकर है, माइक्रोफोन नहीं। माइक्रोफोन किस किस्म का डेटा एंटर करने के काम आता है? बेसिकली ऑडियो या वॉइस। ओके, माइक्रोफोन भी सॉफ्ट कॉपी के अंदर शामिल होता है। ओके जी, एक हार्ड कॉपी होती है जिसको आप टच कर सकते हो। नेक्स्ट अप, अ जॉयस्टिक इज अ इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक से आप मोस्टली गेमिंग को एंजॉय करते हो, जो आपके गेम्स के कंट्रोल होते हैं वो आप यूज करते हो बाय यूजिंग जॉयस्टिक। ओके, नेक्स्ट अप वी आर हैविंग प्लॉटर इज एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ पे मैं ये ऑडियो देखने आया था, मेरी ऑडियो ठीक से सुनाई देगी कि नहीं? ये अच्छे लेवल्स आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अप वी आर हैविंग
प्लॉटर किसकी एग्जांपल है? इनपुट की, आउटपुट की, स्टोरेज की, या इनमें से किसी की भी नहीं। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। बड़ा प्रिंटर, एक तो होता है ना छोटा प्रिंटर जो छोटे सरफेसिस पे प्रिंट करता है, छोटे सरफेसिस लाइक A4 साइज का पेपर, आपकी बुक के किसी के साइज का पेपर। फिर दूसरे कमर्शियल प्रिंटर्स होते हैं जिनको आप प्लॉटर्स कहते हो, जिनसे ना फ्लेक्सेस छपती हैं, फ्लेक्स प्रिंट करना या बड़े बड़े कपड़ों पर प्रिंट करना, या आपने देखी होंगी अक्सर रास्ते में जाते हुए जो एड्स होते हैं, फ्लेक्सेस लगी होती हैं, वो प्लॉटर से निकलती हैं, ठीक है। या फिर किसी सियासतदान का आप बड़ा सा फेस देखते हो, वो उसको फ्लेक्स कहते हैं। वो कहाँ से जनरेट होती है? वो प्लॉटर से होती है, ओके। विच डिवाइस एक्ट एज इनपुट एज वेल आउटपुट, कौन सी डिवाइस है जो दोनों खसूसियात रखती है? कौन कौन सी? दोनों, इनपुट और आउटपुट की। वो है जी, वो है हमारे पास टच स्क्रीन, ठीक है, ओके। अच्छा, वैसे एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि लाइट पेन इनपुट है या आउटपुट? याद रखना, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, ओके। लाइट पेन बिल्कुल एक उसकी तरह काम करता है ना, जिस तरह आपके सैमसंग के नोट मोबाइल्स हैं, नोट 8, नोट 5, नोट एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके अंदर वो एक निकलता है ना पेन, एस पेन जिसको कहते हैं, वो पेन बेसिकली स्क्रीन पर टच करके आप यूज करते हो, तो लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है उसी की तरह की। कहता है एक रिजिड रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स होते हैं सिवाय इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के, वो है आपका सिस्टम यूनिट, ओके ओके, ठीक है। डेस्कटॉप केसिंग ऑफ अ सिस्टम यूनिट आल्सो कॉल्ड, डेस्कटॉप जो होता है ना वो हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और जो दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं टावर केसिंग या वर्टिकल केसिंग, टावर का दूसरा नाम होता है वर्टिकल केसिंग, और हॉरिजॉन्टल है डेस्कटॉप, ओके जी। मदरबोर्ड इनमें से कहाँ पे मौजूद होता है? इनपुट यूनिट में कहीं पे होता है, आउटपुट में, स्टोरेज में, या सिस्टम यूनिट में? तो इट इज प्रेजेंट इन सिस्टम यूनिट। मदरबोर्ड किस मटेरियल का बना होता है? कॉपर का, सिल्वर का, इनमें से किसी का नहीं, या सिलिकॉन का? तो इट इज सिलिकॉन, ठीक है। जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं वो बेसिकली सिलिकॉन के बने होते हैं, ओके जी। सिस्टम यूनिट की कितनी टाइप्स हैं? सिस्टम यूनिट की दो टाइप्स हैं जी। कौन कौन सी? ये ऊपर हम देख के आए हैं। एक डेस्कटॉप केसिंग है जिसका दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल केसिंग, एक है टावर केसिंग जिसका दूसरा नाम होता है वर्टिकल केसिंग, ओके जी। अच्छा, फिर है माउस इनमें से किस फैमिली का मेंबर है? वो है इनपुट यूनिट का, ठीक है ना, माउस इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड किस तरह का डेटा एंटर करता है? ऑडियो का, वीडियो का, टेक्सचुअल या इमेज? ऑब्वियसली टेक्सचुअल। ये इंतहाई आसान एमसीक्यूज हैं। एन ऑन स्क्रीन ऑब्जेक्ट कंट्रोल्ड बाय माउस इज कॉल्ड, जी इसका आंसर बनेगा पॉइंटर, अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा पॉइंटर। एरो भी बन सकता है, ठीक है, बट अप्रोप्रिएट आंसर है पॉइंटर। कर्सर भी हो सकता था, लेकिन कर्सर किस केस में होता है? वो आप देखें, जब आपके पास ये देखो, ये आ रही है ये लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन, ये जो आगे जाती जा रही है, ठीक है, ये ब्लिंक हो रही है, गई आई, इसको हम कहते हैं कर्सर, ठीक है। पॉइंटर क्या होता है? ये जो कर्सर के साथ ये जो आई बना हुआ है ये पॉइंटर है, ओके जी। सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। नेक्स्ट अप, स्कैनर किस टाइप की डिवाइस है जी? इनपुट डिवाइस है, ओके। विच इज एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? इन चारों में से, मॉनिटर, प्रिंटर, टच पेन या प्लॉटर? ऑब्वियसली टच पेन, ठीक है। ये स्क्रीन पर इनपुट देने के काम आता है। मॉनिटर से तो हमें आउटपुट मिलती है, प्रिंटर से भी आउटपुट मिलती है। मॉनिटर से हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मिलती है, प्रिंटर से हमें हार्ड कॉपी आउटपुट मिलती है। सेम गोज फॉर प्लॉटर, प्लॉटर से भी हमें हार्ड कॉपी आउटपुट मिलती है। फ्लेक्सेस या जितने भी बड़े बड़े सरफेसेस पे प्रिंट होते हैं वो प्लॉटर से होते हैं, ओके जी। ट्रैक बॉल इनमें से कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, इजी, ठीक है। माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। कहता है इनमें से कौन सी डिवाइस का ताल्लुक ऑडियो से है? माउस का,
माइक्रोफोन का, स्पीकर का, या माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों का? तो ऑब्वियसली माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों का। एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है, एक ऑडियो आउटपुट। कहता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो माउस के जरिए की जाए वो क्या कहलाएगी? उसे हम कहते हैं माउस इवेंट। ठीक है ना, ये याद रखने वाली बात है। माउस के जरिए क्या क्या किया जा सकता है? वी कैन क्लिक, वी कैन डबल क्लिक, वी कैन माउस होवर, HOVER, माउस को हम लोग हिला सकते हैं। ठीक है, वी कैन राइट क्लिक, वी कैन लेफ्ट क्लिक, ऑल दीज आर कॉल्ड माउस इवेंट्स। ओके, फिर है माउस इवेंट इज यूज्ड टू सेलेक्ट एंड। कौन सा माउस इवेंट किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के काम आता है? तो माउस का लेफ्ट क्लिक, जब आप किसी पे भी किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे मैंने डिजाइन के टैब को सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे जाके माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा तो वो ये जो ऑब्जेक्ट है डिजाइन का ये सेलेक्ट हो जाएगा। ओके जी, कहता है कौन सा माउस का इवेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज दिखाता है? तो वो राइट क्लिक है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाके ये देखो राइट क्लिक किया तो इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। आगे देखें जी। नेक्स्ट अप वी आर हैविंग के डैश इवेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट और ओपन प्रोजेक्ट। कौन सा इनमें से आपको इवेंट लगता है जिसकी वजह से कोई भी चीज ओपन हो जाती है? तो ऑब्वियसली वो डबल क्लिक है। जब आप किसी चीज पे या किसी फोल्डर पे, फाइल पे जाके डबल क्लिक करते हैं तो वो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो जाती है, बल्कि एग्जीक्यूट हो जाती है, ओपन हो जाती है। एग्जीक्यूट का दूसरा मतलब है। ठीक है, दैट्स यूज्ड टू मोर। ओके, कहता है कौन सा ऐसा इवेंट है जो एक ही वक्त में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के काम आता है? तो दैट इज ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या होता है? ये मैंने माउस का क्लिक करके रखा और ये सेलेक्ट किया तो एक से ज्यादा सेलेक्ट कर लिए ऑब्जेक्ट्स, तो ये मैं इस इवेंट को कहते हैं क्या है? इसको हम कहते हैं ड्रैग। ओके, आगे चलते हैं। वी आर हैविंग के एक आइटम पे जब आप पॉइंट करते हो, मतलब माउस को मैंने ये राइट क्लिक से यहाँ पे मेलिंग्स के टैब पे लेकर गया। अब मैंने माउस को मेलिंग के टैब से हेल्प के टैब पर लेकर गया तो माउस का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड माउस हूवर। ओके जी, अ डिवाइस विच कंटेन्स अ बॉल ऑन इट्स टॉप दैट कैन रोटेट एंड यूज, दिस इज योर ट्रैक बॉल। ठीक है ना, ज्यादा कंसर्न के लिए आप स्लाइड्स देख सकते हो। ठीक है, और आई रिकमेंड के एक दफा स्लाइड्स को तेजी से आप गो थ्रू कर लेना। ओके, विच डिवाइस हैज ग्रेटर पोजिशनल एक्यूरेसी ऑन द स्क्रीन? जी, इसका आंसर है जी टच पेन। ठीक है, देखो टच पेन से आप पिन पॉइंट जाके टच कर सकते हो किसी भी चीज पे। अब जैसे इसके एग्जांपल देता हूं मैं, ये आपको नो स्पेस नजर आ रहा है। ठीक है, इस नो स्पेस के मैंने अगर सिर्फ ओ पे जाके करना है तो मुझे माउस को बड़े ही एहतियात से इसके ऊपर लेके जाना पड़ता है। लेकिन अगर मेरे पास एक नोकदार चीज हो जैसे कि कोई पेन, तो उसके जरिए मैं इसको बड़े इजीली पॉइंट कर सकता हूं। तो पोजिशनल एक्यूरेसी में टच पेन का कोई मुकाबला नहीं है। ओके जी, लाइट पेन क्या है? लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। ओके, जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जॉयस्टिक का दूसरा नाम क्या है? जॉयस्टिक का दूसरा नाम है कंट्रोल कॉलम। ओके, ये सारे मेमोरी बेस्ड है ना, तो इन पे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगता। A dash is a device that captures images from photographic prints, posters, magazine pages. Scanner कहता है कौन सी ऐसी डिवाइस है जो फोटोग्राफ्स, पोस्टर्स या मैगजीन पे बनी हुई इमेजेस को कंप्यूटर के अंदर एज एन इमेज सेंड कर देती है? वो है स्कैनर। ओके, विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट ऑडियो डेटा? इनपुट तो माइक्रोफोन, अगर आउटपुट होता तो स्पीकर को हम लोग चूज करते। ओके, अ डिजिटल कैमरा कैन कैप्चर, हाँ, ऑडियो भी, वीडियो भी और सब कुछ कर सकता है। ओके, अ कैमरा दैट यूजेस इट्स मेमोरी
ये डिजिटल कैमरा है, ठीक है। कहता है एक ऐसा कैमरा जो फिल्म पर डेटा कैप्चर करने की बजाय अपनी डिजिटल मेमोरी में डेटा स्टोर करे, वो डिजिटल कैमरा होता है। डिजिटल कैमरा कौन से होते हैं? जो आपके मोबाइल फोन्स में कैमराज हैं, दैट आर डिजिटल। जो DSLR कैमराज हैं, या जो आपने देखे होंगे एक स्मॉल साइज कैमराज होते हैं जिनके अंदर मेमोरी कार्ड इंसर्ट किया जाता है, दैट आर कॉल्ड योर डिजिटल कैमराज। पुराने ज़माने के कैमराज फिल्म कैमराज होते थे, उनके अंदर रील डलती थी, उस रील का दूसरा नाम फिल्म होता है। तो वो कैमरा इमेज को कैप्चर करके उसका ना एक रिफ्लेक्शन फिल्म पर स्टोर कर लेता था, रील पर, फिर उस रील को धुलवाना पड़ता था, ठीक है। मतलब एक वो प्रोसेस होता है जिसको हम आम जबान में कहते हैं तस्वीरें धुलवा लो। वो करने के बाद ना हम लोग कैमरा से इमेजेस को डेवलप करते थे। तो डिजिटल कैमरा जो है वो बेसिकली अपनी ही मेमोरी में स्टोर करता है इमेजेस को। इसका फ़ायदा ये है कि हम लोग बड़े ही इजी वे में इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं फ्यूचर में। राइट आफ्टर कैप्चरिंग द इमेज यू कैन सी द प्रीव्यू एज वेल, जबकि यहाँ पे फिल्म कैमरा में ऐसा नहीं होता था। ऑल द डेटा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय डिवाइसेस टू द आउटर वर्ल्ड, वो है आउटपुट, ठीक है। कहता है सारे जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी कुछ आप देख रहे हो कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर से बाहर कैसे निकलती है? आउटपुट डिवाइसेस से, या उस बाहर निकलने वाली जो डेटा है उसको क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। इनटेंजिबल, टेंजिबल का मतलब था टच करने का, टच किए जा सकने वाले, बट यहाँ पे है इनटेंजिबल, जिसको टच नहीं किया जा सकता, दैट वुड बी योर सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। अच्छा जी, आगे कहता है किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट हुआ वर्जन क्या है? हार्ड कॉपी। जो आपकी बुक्स हैं, जो आपके नोट्स हैं, जब वो प्रिंट आउट हो जाते हैं तो वो हार्ड कॉपी बन जाते हैं। ये जो आपके सामने चल रही है ये सॉफ्ट कॉपी है, आप इसके भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है, तो वो हार्ड कॉपी होगी। द डिस्प्ले साइज इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर इन इंचेस। हाँ, अब ये पहले आप समझो, ये है प्रॉपर्टी। ये MCQ क्यों है, कहाँ से आया हुआ है? ये प्रॉपर्टी है आपकी आउटपुट डिवाइस मॉनिटर की। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डायगोनली आप डिस्प्ले का साइज हमेशा मेजर करते हो। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स के इफ यू आर हैविंग अ स्क्रीन ऑफ 17 इंचेस और आप उसको यहाँ से लेकर मतलब टॉप लेफ्ट से लेकर टॉप राइट तक कैलकुलेट करो, वो 17 इंचेस कम निकले या ज़्यादा निकले, आप बाद में परेशान हो जाओ, यार ये तो उतनी है नहीं जितनी क्लेम की थी मैन्युफैक्चरर ने। तो याद रखो हमेशा डिस्प्ले साइज डायगोनली मेजर किया जाता है, टॉप कॉर्नर से बॉटम कॉर्नर तक या बॉटम से टॉप तक, ओके। लेकिन डायगोनली, डायगोनली का मतलब होता है तिरछे रुख। वर्टिकली का मतलब होता है यहाँ उफ़की रुख, ओके। हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है यूं अमूदी। I guess I am right, okay. Which monitor can display only one color? तो ये है मोनोक्रोम मॉनिटर। वर्ड मोनो का मतलब ही होता है वन, ओके। डाई का मतलब होता है टू, ट्राई का मतलब थ्री, एटसेट्रा। तो मोनो मीन्स वन, क्रोम मतलब कलर, मोनोक्रोम मतलब एक रंग दिखाने वाला मॉनिटर, ठीक है। एक रंग दिखाने वाला मॉनिटर होता कौन सा है? जो ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर्स होते हैं वो मोनोक्रोम मॉनिटर्स होते हैं। आपके जहन में ये सवाल उठना चाहिए कि जो ब्लैक एंड व्हाइट है ये तो दो कलर हैं, तो यूजुअली हम लोग बैकग्राउंड का कलर नहीं कैलकुलेट करते। हम लोग क्या करते हैं, जो फोरग्राउंड पे कलर नज़र आ रहा है हम सिर्फ उसको काउंट करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड यूजुअली ब्लैक होती है, फोरग्राउंड जो मोनोक्रोम मॉनिटर्स होते हैं वो या तो गोल्डन कलर की हो सकती है या ग्रीन कलर की, मोस्टली आपने कहीं देखी होगी मूवीज़ में, या नॉर्मली ग्रे कलर की होती है, ठीक है। आगे देखें जी, कहता है मोनोक्रोम मॉनिटर्स में ब्लैक कहाँ पे कलर होता है यूजुअली? तो वो बैकग्राउंड का कलर होता है। फोरग्राउंड क्या है? ये जो आपको सामने चीज़ें नज़र आती हैं। बैकग्राउंड होती है जो बैक एंड पे चीज़ नज़र आ रही हो, ओके। ओके जी, कलर मॉनिटर्स कैन डिस्प्ले
कौन कौन से रेड ग्रीन एंड RGB, ये स्कीम होती है ना, RGB रेड ग्रीन एंड ब्लू। ओके ठीक है, अब आपके जहन में ये सवाल होना चाहिए कि सिर्फ यही 3 कलर क्यों है, येलो क्यों नहीं है? तो चूंकि ये 3 कलर दुनिया के प्राइमरी कलर्स हैं, इन कलर्स के कॉम्बिनेशन से वी कैन डेवलप नेक्स्ट कलर्स और ऑल द अदर कलर्स। ओके जी। स्मॉलेस्ट डॉट ऑन द स्क्रीन दैट इलेक्ट्रॉन गन कैन फोकस ऑन इज कॉल्ड अ पिक्सल। ये पिक्सल की डेफिनेशन है, ठीक है ना। स्क्रीन पर नजर आने वाले टोटल जो पिक्सल हैं उनकी तादाद को हम लोग एक टर्म कहते हैं। वो टर्म क्या होती है? उसको हम कहते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन। ओके जी। ज्यादा रेजोल्यूशन से क्या होगा? आपको अच्छी इमेज मिलेगी, हाई क्वालिटी इमेजेस मिलेंगी। CRT किसका मुखफ़फ़ है जी? कैथोड रे ट्यूब का। इजी। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इनमें से किस फैमिली मेंबर से ताल्लुक रखती है? तो दैट इज योर फ्लैट पैनल मॉनिटर। ओके। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। इजी। मेमोरी बेस्ड। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज हुए। ओके। थर्ड में ICs इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स। पांचवी जो जनरेशन है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ओके जी। हम लोग किस जनरेशन में जी रहे हैं? हम लोग अभी भी 4th जनरेशन में हैं, ठीक है। नियरली एक, या ये कोरोना ना होता तो अगले साल 5th जनरेशन का बड़े ही अच्छे तरीके से आगाज हो गया था पाकिस्तान में भी। तो बट इट इज कम्प्लीटली फाइन। अगली 2021 में सही, 2021 के एंड में पूरी तरह से हम लोग 5th जनरेशन में जी रहे होंगे, ठीक है। और आप लोग भी ना देखना, आप लोगों के जब डिग्री के एंड ईयर्स होंगे तो आप लोगों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई ना कोई कहीं ना कहीं फ्लेवर आपकी बुक्स में नज़र आएगा। ओके जी। माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम है माइक्रोचिप, लॉजिक चिप या A और C बोथ। जी। माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम लॉजिक चिप या माइक्रोचिप दोनों है। स्पीच रिकॉग्निशन किसकी मिसाल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ स्पीच रिकॉग्निशन होती क्या है। आप गूगल पे वॉइस सर्च करते हो। अब देखो, आप तो बेसिकली वॉइस एक मशीन को दे रहे हो, एक सेमीकंडक्टर को दे रहे हो, ये किसी मैजिक से कम तो नहीं ना। लेकिन कैसे मशीन को समझ आ जाती है आपकी आवाज़, उसके पीछे एक टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके जी। अच्छा, द जनरेशन दैट स्टिल इन डेवलपमेंट स्टेज वो 5th जनरेशन है, ठीक है। द वर्ड कंप्यूटर वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर बेसिकली एक कैलकुलेटर है एंड नथिंग एल्स। अच्छा, अ कलेक्शन, ये है कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब आपस में, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स और दूसरी डिवाइसेस, पेरिफेरल्स का मतलब होता है तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस कंप्यूटर की, ठीक है, इनको आप टच कर सकते हो। वो इनपुट भी होती हैं, आउटपुट भी होती हैं, वो सारी जब आपस में कनेक्ट हुई हो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करने के मकसद से, तो इस पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कहता है भी इनमें से कौन सा नेटवर्क ज़्यादा सिक्योर है, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट या इंट्रानेट? पहले इसका आंसर मैं आपको बता दूं, बल्कि नहीं, पहले इसका आंसर आप लोग पहले इसकी ना कॉन्सेप्ट समझो कि क्या इसका कॉन्सेप्ट कहता है। इंटरनेट तो पूरी दुनिया के आपस में कंप्यूटर्स का मिलाप है ना, ठीक है। तो ये तो गेम से बाहर हो जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के ब्रीच होने के चांसेस, उतनी ज़्यादा कम सिक्योर है आपके नेटवर्क, ठीक है। फिर गेम रह जाती है इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में। अब इन दोनों में से ज़्यादा सिक्योर कौन सा है? तो अब समझो, इंट्रानेट क्या होता है? किसी एक बिल्डिंग का या प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड योर इंट्रानेट। ओके, मतलब हम लोग AMDC है ना, AMDC के जो IT डिपार्टमेंट है उनके अपने कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे,
अब सिर्फ वही कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं, वो उन आपस में कंप्यूटर्स का जो ग्रुप है उसको आप कहते हो इंट्रानेट। अब अगर AMDC एक दो और कंपनीज के साथ अपने इंट्रानेट को कनेक्ट कर लेती है तो दो या दो से ज्यादा इंट्रानेट्स का मजमुआ हो जाता है एक्स्ट्रानेट। ओके जी, तो इन दोनों में से ज्यादा सिक्योर है इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इंट्रानेट में आप सिर्फ अपने ट्रस्टेड एम्प्लॉयज को ही नेटवर्क की एक्सेस देते हो, तो जितने ज़्यादा ट्रस्टवर्थी शख्स आपके साथ काम कर रहे हैं इसका मतलब वो नेटवर्क ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है ना। द नेटवर्क विद लीज जोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड, हाँ, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। कहता है कौन सा नेटवर्क है जिसका जोग्राफिकल एरिया सबसे ज़्यादा कम है, तो वो लैन है, क्योंकि लैन के अंदर आप मैक्सिमम हम ये डिफाइन ये करते हैं कि लैन 1000 तक कंप्यूटर्स के कनेक्शन को कहते हैं। 1000 से ऊपर एनीथिंग तो हम उसको मैन कंसीडर करने लग जाते हैं, ठीक है। और व्हेन इट कम्स टू मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स तो फिर हम लोग उसको वैन, वाइड एरिया नेटवर्क कंसीडर करते हैं। कहता है कम्युनिकेशन मीडिया कितने किस्म का है? 2 किस्म का है, ठीक है। एक वायर्ड है और एक वायरलेस है। कम्युनिकेशन मीडिया होता क्या है? मतलब वो रास्ता जिसके जरिए से हम लोग अपने मैसेजेस सेंड करते हैं। 2 रास्ते हैं, एक तो तारें और दूसरा तारों के बगैर, जिसको हम कहते हैं हवा। इनमें से कौन सा ज़्यादा फास्ट मीडियम है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, वायरलेस या वायर्स? तो ऑब्वियसली वायर्स का कोई मुकाबला नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्पीड। ओके जी। विच केबल इज फास्टेस्ट चैनल टू ट्रांसफर डेटा? अब आगे से ये वायर्स भी 3 किस्म की हैं, ट्विस्टेड पेयर है, कॉक्शियल है और फाइबर ऑप्टिक। तो इसका आंसर है फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, ये इन सारी केबल्स में से फाइबर ऑप्टिक का जो डेटा रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वलेंट है फाइबर ऑप्टिक की स्पीड। आप देखो ना, आप गूगल यूज़ करते हो या कोई भी इंटरनेट की सर्च करते हो तो बेसिकली गूगल का हेडक्वार्टर है अमेरिका में, ठीक है। सिलिकॉन वैली जो जगह है वहाँ पे गूगल का हेडक्वार्टर है। तो आप गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हो, क्यूरी जाती है उनके हेडक्वार्टर और मिली सेकेंड्स में आपके पास जवाब वापस आता है उस क्यूरी के अगेंस्ट जो आपने गूगल पे सर्च की होती है। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ठीक है ना। कहता विच वायरलेस मीडिया कैन सेंड सिग्नल्स टू लॉन्ग रेंजेस? हाँ जी, इसका आंसर है रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स की जो वो होती है एम्पलीट्यूड वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं। इंफ्रारेड छोटी वेव्स होती हैं, जो आपने देखा होगा जो टेलीविज़न है ना, तो टेलीविज़न होता है उसका जो कंट्रोलर होता है, रिमोट कंट्रोल, आप उसको एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाओ वो नहीं काम करेगा। वाई? क्योंकि टेलीविज़न और उसका कंट्रोलर आपस में इंफ्रारेड वेव्स के ज़रिए से कनेक्शन करने के काबिल होते हैं। तो इंफ्रारेड की जो रेंज होती है वो बड़ी कम होती है, रेडियो वेव्स दूर दूर तक जाती हैं। देखो ना, एक लाहौर में बैठा हुआ रेडियो का नुमाइंदा पूरे पाकिस्तान में अपनी आवाज़ पहुंचा रहा होता है। तो रेडियो वेव्स आर मोर लाइकली टू सेंड सिग्नल्स टू लॉन्ग रेंजेस, ठीक है। अल्ट्रावायलेट तो इस पर्पज़ के लिए यूज़ की ही नहीं जाती। विच कॉम्पोनेंट ऑफ लैन हैंडल्स रिसीविंग, एरर चेकिंग एंड, अच्छा इसका आंसर है जी NIC। ओके, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये 3 काम करता है। क्या? रिसीव, रिसीव क्या करना, डेटा के पैकेट्स को या डेटा को रिसीव करना, एरर चेकिंग करना और डेटा को एक कंप्यूटर दूसरे तक को सेंड करने की जो जिम्मेदारियां हैं वो NIC की होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। कहता है इनमें से कौन सी डिवाइस है जो दो एक जैसे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ती है? पहले तो उसका नाम आप याद रखो, ब्रिज। अब एक जैसे नेटवर्क्स कौन से नेटवर्क्स हैं? लैन को लैन से कनेक्ट करना इज योर सिमिलर नेटवर्किंग, वैन को वैन से कनेक्ट करना इज सिमिलर नेटवर्क्स। ओके, आगे भी है। विच डिवाइस फाइंड्स द बेस्ट पाथ टू ट्रांसमिट डेटा? हाँ जी, उसका आंसर है राउटर, ठीक है। रूटर कह लो, राउटर कह लो, इट्स अप टू यू। देखो ना, रूट तलाश करना तो वो रूटर ही करेगा। ओके,
और यही है एमसीक्यू कि इनमें से कौन सी डिवाइस है जो बेस्ट पाथ। अब देखो ना, एक पाथ नहीं है डेटा के ट्रांसफर होने के लिए, ठीक है, मल्टीपल पाथ्स होते हैं। जिस पाथ पे ट्रैफिक कम होती है वहां से डेटा आप तक पहुंचाना किसका काम है? बेसिकली रूटर का। ओके जी। अच्छा, अ कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम दैट कवर्स एरिया ऑफ अ सिंगल सिटी, वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब वर्ड मेट्रोपॉलिटन आ जाता है ना, तो वर्ड मेट्रोपॉलिटन का मतलब ही यही होता है कि एक शहर के एतबार से। ओके, अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स द होल नेटवर्क इज योर सर्वर। सर्वर कहते हैं उसको। ओके जी, ना क्लाइंट है, ना होस्ट है, ना पीसी है। A client in client server network, those computers having lower status are clients, ठीक है ना, और जिसका स्टेटस ज्यादा होता है, बड़ा होता है, वो है सर्वर। Some servers on a network perform some specific, इनको हम कहते हैं डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है ना। इसका आपने कॉन्सेप्ट समझना है। ऐसे सर्वर जिनके जिम्मे सिर्फ एक ही टास्क लगा दिया गया हो, वो हैं डेडिकेटेड सर्वर्स, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लेट्स सपोज वी आर हैविंग अ लार्ज नेटवर्क ऑफ डिफरेंट सर्वर्स, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट सर्वर। एक सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सिर्फ फाइल्स को मैनेज करना, सारी फाइल्स वहीं पे आके स्टोर होंगी, दूसरे किसी सर्वर को फाइल स्टोरेज के लिए यूज नहीं करना। कोई दूसरा सर्वर है, उसको आप प्रिंट मैकेनिज्म्स, मतलब प्रिंटिंग जॉब्स के लिए यूज करते हो, सारी उसकी जो कंप्यूटेशन पावर है वो प्रिंटिंग को कंट्रोल करती है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर एक ही वक्त में हजारों की तादाद में प्रिंट्स हो रही होती हैं डॉक्यूमेंट्स, तो पूरा का पूरा एक सर्वर डेडिकेट किया गया होता है सिर्फ प्रिंटिंग जॉब्स के लिए। एक सर्वर होता है जो ईमेल्स, डेली बेसिस पे जो ईमेल्स जनरेट होती हैं उनको लुक आफ्टर कर रहा होता है। तो ऐसे सर्वर जिनके जिम्मे कोई एक काम लगा दिया गया हो, उनको डेडिकेटेड सर्वर्स कहते हैं। जिस एमसीक्यू पे मैं ज्यादा लंबी तमहीद बांधता हूँ, it means they are most probably the part of your viva. Okay, a network model that a network model in which all computers are connected together with the same status is called peer to peer। peer to peer नहीं है जी, ठीक है, ये peer to peer की डेफिनेशन है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहली बार 4 कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाया था? तो इसका आंसर नादरा तो बिल्कुल नहीं है, इसका आंसर है डार्पा। ओके, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। अ होम कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू इंटरनेट यूजिंग, हाँ जी, इसका आंसर है डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। आईएसडीएन से पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी। IEEE तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, तो ये तो आउट ऑफ ऑप्शन है, ये भी आउट ऑफ ऑप्शन है। डीएसएल और आईएसडीएन का मुकाबला था। डीएसएल जो है वो अब यूज़ होता है इन द मार्केट। आईएसपी किसका मुखफ़फ़ है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट की खिदमात देने वाली कंपनी। टीसीपी किसका मुखफ़फ़ है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, टीसीपी होता क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए से ना आपको एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। आपने देखा जब आप वाईफाई से कनेक्ट करते हो अपने मोबाइल फ़ोन को, तो ऊपर लिखा नज़र आता है ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस। हाउ डज इट वर्क? इसके पीछे जो मैकेनिज्म यूज़ होता है उसको हम टीसीपी कहते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ही एक ऐसा रूल है जिसकी बेस पे आपको एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है so that you will be able to access the internet. Okay, how many addressing schemes are there on internet? 2 होती हैं, एक IP addressing है और दूसरी DNS addressing है। Okay, a scheme according to which every computer on internet has assigned a unique, इसको हम कहते हैं IP addressing, ठीक है। एक IP एड्रेस कितने नंबर्स पर मुश्तमिल होता है? 4 नंबर्स पर। अभी आप आगे आएगा एक IP एड्रेस। ईच नंबर, हर एक आईपी एड्रेस में मौजूद जो एक नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑक्टेट। ओके, ये आईपी एड्रेस यहाँ लिखा होगा, ये एक आईपी एड्रेस है,
ठीक है। इसमें 4 नंबर होते हैं, ये देख सकते हो आप, 192 ये एक नंबर है, 225 ये दूसरा नंबर है, 1000 ये तीसरा नंबर है और 78 ये चौथा नंबर है। हर आईपी एड्रेस में मौजूद हर नंबर को हम ऑक्टेट कहते हैं। मैं कहूँगा 225 इस आईपी एड्रेस का दूसरा ऑक्टेट है, 78 इसका चौथा ऑक्टेट है। ओके, द रेंज ऑफ ईच, हर ऑक्टेट की रेंज क्या होती है, 02255। ओके, IPv4 एड्रेसिंग स्कीम, ईच ऑक्टेट इज सेपरेटेड बाय अ डॉट। ठीक है, आईपी एड्रेस में डॉट से सेपरेट किए जाते हैं सारे के सारे ऑक्टेट्स। हु असाइंस आईपी एड्रेस टू डिवाइसेस, हाँ जी, कौन देता है, ISP देता है। याद रखना, आपने PTCL वालों का नेट लगवाया है, स्टॉर्म फाइबर का लगवाया है, या जोंग की डिवाइस है, किसी कुछ भी आपके पास, वो बेसिकली ISP होता है वो, ठीक है ना, जिसकी भी आपने डिवाइस खरीदी हुई है वही आपको IP दे रहे होते हैं। विच इज़ अ करेक्ट IP एड्रेस, इनमें से कौन सा है। यहाँ पे गेम आपने समझनी है, 192.168.248, 248 और 477 तो रेंज से ही आउट हो रहे हैं ना, ये देखो 255 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता, 0 से छोटा नंबर नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे 1000 आ गया, यहाँ पे भी गेम खत्म, 1.1.1.111 ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये सारे नंबर रेंज में है। 258 आ रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये आउट ऑफ रेंज है। विच इज़ नॉट अ करेक्ट IP एड्रेस, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है, सारे रेंज में है, यहाँ पे भी रेंज में, यहाँ पे भी रेंज में है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये कॉलन लगा हुआ है, कॉलन नहीं आता, ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि डॉट सेपरेटर है यहाँ पे IP एड्रेस का, तो कॉलन की गुंजाइश नहीं होती। हालांकि रेंज यहाँ पे ठीक थी। IPv6 की रेंज कितनी है, तो इसकी रेंज है ट्रिलियंस में है। आई थिंक ये मुझे ना ठीक से नहीं पता, लेकिन जो मैं आपको ये फाइल सेंड करूँगा ना जब, तो बेसिकली मैं आपको करेक्ट ऑप्शन ही सेंड करूँगा। ठीक है, ये अनडिसिलियन है मेरे ख्याल से, जी अनडिसिलियन ही है, मतलब आई थिंक ये 10 की पावर 36 होता है। ठीक है, इतना बड़ा नंबर होता है IPv6 की रेंज का। मतलब इसका क्या मतलब IPv6 की रेंज का, इसका ये मतलब है कि देखो दुनिया में जितनी भी डिवाइसेस इंटरनेट यूज़ कर रही हैं उन सब के पास एक IP एड्रेस होगा। इवन आप जो इस वीडियो को देख रहे हो इंटरनेट के ज़रिए देख रहे हो ना, तो आप जिस भी डिवाइस पे इसको देख रहे हो ना, उस डिवाइस के पास एट द मोमेंट एक IP एड्रेस मौजूद है। ओके, तो दुनिया में कितनी ही डिवाइसेस हैं जिनके अंदर इंटरनेट यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो IPv4 एड्रेसिंग स्कीम में ना नंबर्स ख़त्म हो गए थे, IP एड्रेसेस ख़त्म हो गए थे, क्योंकि डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो IPv6 एड्रेसिंग स्कीम की रेंज इतनी ज़्यादा है, कहा जाता है कि कायनात में मौजूद हर एक शय को भी IP एड्रेस दे दिया जाए तो ये ख़त्म नहीं होंगे। ओके, कहता है IP एड्रेस का अल्टरनेट क्या होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डोमेन नेम। ठीक है, जैसे google.com, agrade.pk, amdc.edu.pk, ये एक कुछ ऐसी इनको हम कहते हैं डोमेन नेम्स। इन डोमेन नेम्स के पीछे IP एड्रेस होते हैं, बट we don't use that IP addresses for accessing these websites। आपको अगर कहा जाए यार ये नंबर है गूगल का, ये नंबर है फेसबुक का, ये नंबर है यूट्यूब का, ये किसी और वेबसाइट का, ये सारे नंबर किसी न किसी वेबसाइट के हैं, तो ये नंबर अपने पास रख लो। तो ये तरीका आपके लिए थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत बड़ा तकलीफ दे है कि आपको नंबर्स याद रखने पड़ते हैं। इंस्टेड आप उनके नेम्स याद कर लो, क्यों, बिकॉज नेम्स आर मोर फ्रेंडलियर टू ह्यूमन रीडेबिलिटी। ओके, कहता है इस एड्रेस में मतलब https amdc.edu.pk में HTTP का पार्ट क्या कहलाता है, तो ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल है। HTTP का अपना मतलब भी, मतलब अपना इसका मुखफ़्फ़ज़ जो है ना, वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो इट इज़ बेसिकली आ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स जो डिफाइन करते हैं किसी ना किसी प्रोसेस को कि ये प्रोसेस कैसे होगा। मतलब अगर आपने amdc.edu.pk को एक्सेस करना है
तो आप HTTP के रूल्स को फॉलो करोगे। मतलब आपका जो ISP है, मतलब आप PTCL वालों से इंटरनेट लिया हुआ है, PTCL वाले HTTP के रूल्स को फॉलो करते हैं, इसीलिए वर्ल्ड वाइड वेब www पर आपको amdc.edu.pk की एक्सेस मिली हुई है। कहता है इसमें .edu क्या चीज़ है, तो .edu बेसिकली आपकी टॉप लेवल डोमेन है। ओके, .pk भी आपकी टॉप लेवल डोमेन ही होगी। AMDC क्या होगा, वो होस्ट नेम होगा। कहता है इसमें AMDC क्या आपका वो होस्ट नेम है। ओके, चूज टॉप लेवल डोमेन्स फ्रॉम द, इनमें से चूज करो। .net टॉप लेवल है, .org और .com ये सारी टॉप लेवल डोमेन्स हैं। मिलिट्री की वेबसाइट्स के लिए कौन सी डेडिकेटेड डोमेन होती है, दैट इज योर .mil। ओके, बिजनेस के लिए .biz, कमर्शियल वेबसाइट्स और मोस्ट पॉपुलर वन .com, .org ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती। ठीक है, .com किन वेबसाइट्स के लिए होती है, कमर्शियल। कमर्शियल का क्या मतलब होता है, ऐसी वेबसाइट जो पैसे कमाने के पर्पस के लिए इंटरनेट पे मौजूद हो, दैट इज डेडिकेटेड टू अर्न मनी। ओके, गवर्नमेंट टाइप वेबसाइट्स की कौन सी होती है जी, .gov। ओके, .int किसके लिए होती है, इंटरनेशनल्स। ओके, कोई अगर कंपनी मल्टीनेशनल है, इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे रही है, तो वो .int ले सकते हैं। कुछ कंपनीज जो मीडिया से रिलेटेड होती हैं वो .net लगाती हैं। ठीक है ना। URL स्टैंड्स फॉर व्हाट, URL किसका मुखफ़्फ़फ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL होता क्या है, जो लिंक होता है ना, लिंक, जैसे ये देखो ये लिंक है, ये भी लिंक है, इनको हम कहते हैं URLs या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। इनमें से कौन सी करेक्ट टाइप है जी, इनमें से ये वाली टाइप करेक्ट है, टाइप कॉलन डबल स्लैश एड्रेस स्लैश पाथ। ओके, ये इसका ये देख लो, टाइप HTTP कॉलन स्लैश www.amdc.edu.pk, .pk तक जो है ना ये आपका है यहाँ पर एड्रेस। आपने कहीं देखा होगा edu.pk स्लैश जॉब्स स्लैश नोट्स स्लैश अबाउट अस, तो वो जो होता है ना अबाउट अस या स्लैश पीके के बाद स्लैश आने वाला जो भी चीज़ होगी वो पाथ कहलाता है। अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स दैट बेस्ट मैचेस व्हाट यूजर इज ट्राइंग टू फाइंड। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पिन पॉइंट वो चीज़ निकाल के लाता है जो आप ढूंढना चाह रहे हो, वो क्या कहलाता है, नहीं सॉरी पिन पॉइंट नहीं, जो सिर्फ आपके लिए लिस्ट निकाले रिजल्ट्स की, पिन पॉइंट ना पहुंचाए, वो है सर्च इंजन। ठीक है, जो पिन पॉइंट पहुंचाता है ना वो तो ब्राउजर होता है। जैसे अगर आप लिखो www.facebook.com तो आपके सामने डिफरेंट सजेशंस नहीं आएंगी, आपके पास facebook.com ही ओपन होगी। बट आप अगर देखना चाह रहे हो, अगर आप लिखते हो सोशल मीडिया वेबसाइट्स, तो आपके पास फिर सजेशंस आएंगी, फेसबुक आ जाएगी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन आ जाएगा, स्नैपचैट आ जाएगा, व्हाट्सएप आ जाएगा, एटसेट्रा। तो लिस्ट जो दे रहा है वो आपका है सर्च इंजन। चूज द सर्च इंजन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, ये सर्च इंजन, चूज द सर्च इंजन फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, मोजिला फायरफॉक्स भी सर्च इंजन है, यूसी मिनी जो ब्राउजर है वो भी, अच्छा ये ब्राउजर है, ये ब्राउजर है, ये ब्राउजर है, सर्च इंजन बिंग है इसमें। ओके, अगर यहाँ पे गूगल होता ना तो गूगल भी एक सर्च इंजन था, यहाँ पे गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम तो एक वेब ब्राउजर है। कहता है चूज द वेब ब्राउजर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका वेब ब्राउजर है, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, ask.com एक सर्च इंजन है। विच टेक्निक हेल्प्स राउटर टू चूज द शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट फॉर डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं रूटिंग एल्गोरिथम। ओके जी, नेक्स्ट अब हमारे पास अब कोई और MCQ नहीं है। यहाँ तक कोई आंधी तूफान गम कोई परेशानी होगी तो प्लीज़ आप डिस्कस कर लीजिएगा। पेपर से पहले तक, पेपर से 10 मिनट पहले तक आपने जो कुछ पूछना होगा आप इजी होके पूछ सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन बाय मी। ओके, आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है या आपको लगता है सर ये MCQ आपने ना यहाँ पे हल किया है लेकिन मुझे ना इसका डीप डाउन एनालिसिस बता दें,
तो मैं हाजिर हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हो। लेकिन ऑनेस्टली मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है सब कुछ, अब आपने इसका पूरा फ़ायदा उठाना है। अगर अब भी कोई स्टूडेंट 90% मार्क्स से नीचे लेकर आता है तो मैं समझूंगा कि वो बदकिस्मत है, क्योंकि ये हलवा पका दिया मैंने आपको, ठीक है, और तकरीबन आपको मैंने खिला भी रहा हूँ। अब आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हो या नहीं, इट्स अप टू यू। सो प्लीज़ इसको आप सीरियस लें, ये वीडियो को आप पूरा देखें, इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, ठीक है। आई नो प्रोबेबली 1 आवर का लेक्चर बनेगा, बट अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो 50% रह जाएगा, आधे घंटे का लेक्चर बन जाएगा सिर्फ। और आधे घंटे के लेक्चर पे यहाँ पे मेहनत कर लो, चलो 1 घंटे पे कर लो, आप इसको तसल्ली से देखो। उसके बाद आपको जो शॉर्ट कीज हैं वो याद करनी है। शॉर्ट कीज भी आई थिंक 25 हैं, 25 भी आप लोग वो 2 से 2.5 घंटे में इस तरह याद कर सकते हो वो शॉर्ट कीज कि आप पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे वो। फिर आपके पास वाइवा है, अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से सुना होगा, स्लाइड्स को अच्छे से गो थ्रू किया होगा, देन आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कंप्यूटर का पेपर की तैयारी का जो ब्रेक डाउन है वो टोटल 5 से 6 घंटे की है। आप जिस टाइम करना चाहो वो 5 से 6 घंटे निकालो, इजी होकर देखो, समझो। आई रिकमेंड के जो ईद की छुट्टियां हैं ना, उनमें आप ये पेपर की तैयारी कर डालो। पहला दिन चलो, पहला और दूसरा दिन चलो आप मौज कर लो, दूसरे दिन शाम को आप तैयारी करना शुरू कर दो, लेट ना करो। ओके जी, तो कोई मसला होगा कहीं पे आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। लेकिन अब वो जो CRGR जितने भी हैं, प्लीज़ ये फाइल हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए है। थैंक यू सो मच।